रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, किसी वेक्टर को कोई अगर वेक्टर है उसको हम तल में किस तरह से रिजोल्व करते हैं, किस तरह से तोड़ते हैं। और एक हम लोग लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन एनी टू डायरेक्शंस, और एक हम लोग लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो पहले हम लोग चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, किसी तल में किसी सदिश को दो अवयवों में विभक्त करना, दो अवयवों में विभक्त करना। पहले हम लोग करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन एनी टू डायरेक्शंस। रेजोल्यूशन of a vector in any two directions, any two directions। इन्हें दो दिशाओं में किसी सदिश को विघटित करना। विघटित करना, जैसे कोई आपको वेक्टर दिया गया है और किसी प्लेन में उसको हम रिजोल्व करते हैं। तो एक हम लोग केस लेते हैं कि कोई अगर वेक्टर आपको दिया गया है, उस वेक्टर को कोई अगर वेक्टर आपको दिया गया है तो उस वेक्टर को आप एनी टू डायरेक्शन में किस तरह से रिजोल्व कीजिएगा, किस तरह से तोड़िएगा। माने एनी टू डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट वेक्टर आपको कैसे अचीव होगा, कैसे प्राप्त होगा। तो कंपोनेंट वेक्टर प्राप्त करने के लिए जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये कोई वेक्टर है, यह कोई वेक्टर आपका आर है और एक कोई वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर आपको ये भी है, और इसका दो कंपोनेंट वेक्टर आपको लेना है। एक कंपोनेंट लेना है ए के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट लेना है आपको बी के डायरेक्शन में। जैसे आर वेक्टर है और आर वेक्टर का दो कंपोनेंट आपको लेना है, एक ए के डायरेक्शन में लेना है और एक आपको बी के डायरेक्शन में लेना है। ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने के लिए हम ए के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और आपका जो है उसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इसमें किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो यूनिक होता है, दूसरा नहीं हो सकता। बताते हैं आपको दूसरा क्या करते हैं, यह जो वेक्टर बी है इस वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। यह जो वेक्टर बी है वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन खींचते हैं और इस वेक्टर बी में रियल नंबर किसी रियल नंबर जैसे रियल नंबर n से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इनको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कहने का मीनिंग क्या होता है, किसी सदिश को दो अवयव किसी दिशा में
किसी दिशा में प्राप्त करने के लिए, किसी दिशा में प्राप्त करने के लिए किसी दिशा में प्राप्त करने के लिए किसी सदिश के दो या किसी दिशा में प्राप्त करने के लिए, सॉरी थोड़ा सा देख लीजिए, मान लिया कि वेक्टर r को वेक्टर a तथा वेक्टर r के दो अवयव क्रमशः वेक्टर a की दिशा तथा वेक्टर b की दिशा में, वेक्टर b की दिशा में प्राप्त करना है। इसके लिए वेक्टर a के समांतर a तथा b के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। रेखाएं खींची जाती हैं। Let we have to take two components in the direction of A and B. For this, the parallel lines are drawn. For this, the two lines parallel to A and B are drawn. एक हमने वेक्टर ले लिया, एक एरो लिया, ए के पैरेलल, जैसे आपका ओवर है, आर वेक्टर है, और एक वेक्टर हमने ले लिया ए में, एक वेक्टर आपका ए में एक लाइन खींचा और वह लाइन आपका ए के पैरेलल है, इसमें रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा हमारा जो है रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ए में आपका हो गया, और एक दूसरा आपका ले लिया, दूसरा आपका ए वेक्टर हो गया जिसको हम एन भी लिया। एक लाइन हमने खींचा, वह लाइन बी के पैरेलल है, उसमें रियल नंबर एम क्या है, एम कोमा एन वास्तविक संख्याएं रियल नंबर बहुत सारे दोनों आपका यूनिक है।
बोथ आर यूनिक आपका दोनों यूनिक हैं। अब इसके एरो हेड पर यहाँ ट्रायंगुलर लॉ लागू किया है, आप पैरेललोग्राम लॉ भी लागू कर सकते हैं। तब आर को आप लिख सकते हैं एम ए प्लस एम बी। यहाँ ट्रायंगुलर लॉ लागू किया गया है, आप पैरेललोग्राम लॉ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे ये वेक्टर आपको आ रहा है, जिसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने ओवर लिखा, और ये आपका एम ए वेक्टर हो गया, ये आपका एम ए हो गया। मान लिया इसको पी लिख दिया, इसको पी लिख दिया, और ये आपका एन बी हो गया। इसका इक्वल वेक्टर यहाँ से दे दिया, ये आपका लिख दिया आपका क्या एम ए, और ये दे दिया आपका यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लागू किया है। तो इस तरह से आपका ओआर कितना होगा, ए आर वेक्टर है, ओआर बराबर आपका एम है, ओआर बराबर आपका ओ पी प्लस आपका पी आर। पैरेललोग्राम लॉ लागू कीजिएगा या ट्रायंगुलर लॉ इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपका ओआर क्या है, आर वेक्टर बराबर आपका एम ए प्लस आपको। अब आपको बताया गया था कि एम एंड एन आर यूनिक। यूनिक का मतलब है कि उनका दूसरा रूप नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि एम के जगह हमारा एम डैश है, एन के जगह हमारा एन डैश है, तो हमारे वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं? यदि एम तथा एन यूनिक है, एम एंड एन आर यूनिक, एम एंड एन आर यूनिक, एम एंड एन आर यूनिक। कैसे आपके भाई? मान लिया कि लेट आर बराबर लेट आर बराबर आपका एम डैश है प्लस एम डैश है प्लस आपका एन डैश है। दोनों को इक्वलाइज कीजिएगा, इसलिए एम है प्लस आपका एन है एन बी बराबर आपका एम डैश है प्लस आपका कितना एन डैश। क्या बहुत सारे इक्वल टू आर, ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर जो है एम और एन रियल नंबर है, एम डैश इज रियल नंबर एंड एन डैश इज रियल नंबर। अब एम माइनस एम डैश इंटू ए, ये आपका हो गया बराबर एन डैश माइनस एन इंटू बी। एक का पॉसिबल होगा, यह संभव है, इट इज पॉसिबल, जब यह संभव है, जब यह संभव है, जब it is possible when m minus m dash into a vector is equal to आपका n dash minus n into b vector बराबर 0 वेक्टर। दोनों 0 वेक्टर के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दोनों इक्वल है, और दोनों किसके बराबर है? 0 वेक्टर के बराबर है। इसका मीनिंग क्या है कि m माइनस एम डैश इज इक्वल टू 0, m माइनस एम डैश इज इक्वल टू 0, इसलिए m बराबर n माइनस एम डैश इज इक्वल टू 0, इसलिए n बराबर क्या? इसलिए ये जो आपको रियल नंबर होते हैं
यूनिक होते हैं, दे आर यूनिक। वे यूनिक होते हैं, वे दूसरा नहीं होते हैं, दे आर यूनिक। एरियल नंबर जो होते हैं, एरियल नंबर आपका यूनिक होते हैं। अब हम लोग लेते हैं रिजोल्यूशन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन देयर आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में इनके दो कंपोनेंट हम किस तरह से प्राप्त करेंगे? कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर component vector in the direction of unit vectors। एकांश सदिश की दिशा में, एकांश सदिश की दिशा में सदिश का अवयव, अवयव कहने का मीनिंग आपको क्या है? कहने का मीनिंग आपको क्या है? कहने का मायने आपको क्या है? जैसे कोई वेक्टर आपको अरे हुआ और एक यूनिट वेक्टर आपका ये कैप है, दूसरा यूनिट वेक्टर आपका भी कैप है। रूल वही होता है, समांतर पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका ओवर हो गया और ये आपका हो गया आपका म्यू एक है या लैम्डा एक है और ये हो गया म्यू वीक, म्यू वीक। इसलिए ओवर इस पे पी देना है, पी दे सकते हैं। ओवर बराबर आपका कितना होगा? वो भी प्लस वो भी ओवर मीन्स आपका आर कैप, आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एक है प्लस म्यू वीक। लैम्डा आपका होगा एम ए और म्यू होगा आपका एन बी, एन बी। तो रूल वही है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रायंगुलर रूल, त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम आपको इम्प्लीमेंट किया जाता है, आपको लागू किया। अब हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। किसी प्लेन में किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? माने दो परस्पर, किसी भी सदिश को दो परस्पर लंबवत अवयवों में तोड़ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परस्पर लंबवत अवयव। अब हम लोग देखते हैं किसी सदिश के परस्पर लंबवत, कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी दी गई है तो उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसी सदिश के परस्पर लंबवत अवयव, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर component of a vector।
ए वेक्टर आपको आर है, ए आर लिखा गया है। ए आपका एक कंपोनेंट हो गया है, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस पर आई कैप है, इस पर जे कैप, इस पर आपको जे। एक कंपोनेंट आप लिखिएगा, टोटल कंपोनेंट एक्स आई, और टोटल कंपोनेंट आप लिखिएगा वाई जे। अगर रोल उसी तरह का है, अगर मान लिया पैरेललोग्राम का आप यूज करते हैं तो ए वेक्टर आपको आर है, ए वेक्टर आपको आर का आर है, ए यूनिट वेक्टर लेना है पी दे सकते हैं। ए आपका जो है आई कैप है, ए आपको जो है जे कैप, और ए आपका कितना है, आपका एक्स आई, और ए कितना है वाई जे। ए इक्वल वेक्टर कितना है वाई जे, और ए कितनी है आपका एक्स आई। पैरेललोग्राम लोग अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो पैरेललोग्राम के साइड जो होते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और वे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वे इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल वेक्टर को सजेस्ट करते हैं। इसका इक्वल वेक्टर हो गया, इसका इक्वल वेक्टर। अब आप लिख सकते हैं इसके त्रिभुज नियम में, ट्रायंगुलर रूल में, इसके हेड पर इसका टेल है, रिजल्टेंट का टेल पहले के टेल पर है, हेड दूसरे के हेड पर है, तो आप आर लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई। अगर मैग्नीट्यूड इसका लिखना है, आर का मैग्नीट्यूड जो आर लिखते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस। अगर सपोज कीजिए ये एंगल आपका अल्फा के इक्वल है, अल्फा के इक्वल, ये एंगल अगर अल्फा के इक्वल तो आप कितना लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स वाई, इसलिए एक्स इज इक्वल टू आर cos। साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई, इसलिए वाई इज इक्वल टू आर साइन। हमारे कहने का मतलब है कि अल्फा पर कंपोनेंट कितना होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, आप cos अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 माइनस अल्फा पर कंपोनेंट कितना होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए और साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आर वेक्टर है, इसका अल्फा पर कंपोनेंट कितना होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, cos अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, और 90 माइनस अल्फा पर कंपोनेंट आपको साइन। दूसरी बात ये होती है कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट आप cos के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते वो एंगल मालूम हो। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, आपका जो है एंगल आपका जो है एंगल का cos लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई। जब भी आप प्रॉब्लम बनाइएगा तो प्रॉब्लम बनाने में ये बेहतर होता है कि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालिए और वाई कंपोनेंट आप पॉजिटिव वाई एक्सिस से। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लीजिए और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो ये आपका है। अब हम लोग ये आपका जो है पोजीशन वेक्टर को हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, छोड़ दिया है। अगर कोई जनरल वेक्टर हम लेते हैं उसका दो कंपोनेंट हम कैसे लिखते हैं वो देखिए। किसी भी जनरल वेक्टर का आपका दो कंपोनेंट कितना होगा, आपका कितना अचीव होगा उसको जैसे देखिए कोई वेक्टर आपको ये है और इसका दो कंपोनेंट लेना, एक्स वाई प्लेन में हम लोग एक्स एक्सिस नॉर्मली प्रोजेक्शन भी कहलाता है। ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई, आई का डायरेक्शन है आई का देखिए, ये आपका वाई कंपोनेंट कहलाएगा, इट इज वाई कंपोनेंट और ये एक्स है एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट माने वो एक्स एक्सिस पर, इट इज कॉल्ड आल्सो प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन भी कहा है, इसको प्रोजेक्शन भी कहा है। एक्स क्या है एक्स, ए वाई क्या है आपका वाई। आप ए कितना लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर आई एक्स प्लस आपका ये। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जिसको ए आप लिखते हैं बराबर अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर
प्लस ए। पैरेललोग्राम बनाना चाहते हैं, पैरेललोग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे वेक्टर आपका है और ए आपका वो है, ये आपका और ए आपका इक्वल वेक्टर, ए आपका इक्वल वेक्टर, ए आपका आई एक्स हो गया और ए आई आपका एक्स हो गया और ए आपका वाई ए वाई ए हो गया और ये भी आपका कितना हो गया, दैट इज। तो पैरेललोग्राम लॉ लागू कीजिए। ये अगर एंगल अल्फा के इक्वल है तो अल्फा पर कंपोनेंट कॉस में होगा और 90 माइनस अल्फा पर कंपोनेंट ऑफ कोस है। अल्फा पर जो भी आपका कंपोनेंट होगा एडी है ना, एडी इन टर्म ऑफ कॉस और 90 माइनस अल्फा पर इट इज इन टर्म ऑफ साइन। वो आपको साइन कहते हैं। कैसे होता है देखो, cos अल्फा बराबर OP R डिवाइडेड बाई एफ ही है, OP माने x और माने वेक्टर ए का यानी x डिवाइडेड बाई, इसलिए x इज इक्वल टू ए आपका। अगर साइन अल्फा कंपोनेंट आपका दूसरा लिखना है तो साइन अल्फा देखिए, साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा बराबर ए वाई पी आर डिवाइडेड बाई पी आर को आप कितना लिखेंगे, ए वाई और ओ आर आपका ए का, ए वाई इज इक्वल टू ए। तो किसी वेक्टर का अल्फा पर कंपोनेंट कॉस में होता है और 90 माइनस अल्फा पर कंपोनेंट आपको साइन। अब हम लोग चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली नॉर्मल कंपोनेंट। अगर वेक्टर आपको स्पेस में है तो उसका 3 कंपोनेंट मिलेगा, एक्स एक्सिस पर मिलेगा, वाई एक्सिस पर मिलेगा और जेड एक्सिस पर मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका वेक्टर स्पेस में है, इट इज इन स्पेस, अगर स्पेस में है तो उसका 3 कंपोनेंट मिलेगा, एक एक्स एक वाई और एक। तो हम लोग पढ़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली नॉर्मल कंपोनेंट। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली नॉर्मल कंपोनेंट। किसी सदिश को परस्पर 3 लंबवत अवयवों में वियोजित करना। To resolve a vector into 3 mutually perpendicular components. Perpendicular components. जैसे वेक्टर ऑफ स्क्वायर है,
इसको 3 म्यूचुअली नॉर्मल कंपोनेंट में तोड़ने के लिए हम पैरेललोपाइप का फॉर्मेशन करते हैं। हम एक्स एक्सिस मान लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस है, आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपको जेड एक्सिस है। इस पर आई कैप होगा, इस पर आपका इस पर जे कैप होगा, इस पर आपको आई कैप होगा और इस पर आपका जो है के कैप होगा। पैरेललोपाइप हम लोग फॉर्म करते हैं। पैरेललोपाइप फॉर्म किया जाता है, पैरेललोपाइप हम लोग फॉर्म करते हैं। ये देखिए पैरेललोपाइप, इसको पूरे को लिखिएगा एक्स आई, इस पूरे को लिखिएगा वाई जे, इस पूरे को लिखिएगा जेड के। ए आई कैप है आपको, ए जेड के, और इसको लिखिएगा वाई जे, ये है ना, इसको लिखिएगा एक्स आई और इसको लिखिएगा जेड के। इसका इक्वल वेक्टर देखिए, ये वाई जे है, इक्वल वेक्टर आपको वाई जे होगा। ये आपको जेड के है, इक्वल वेक्टर आपको जेड के होगा। अब इन दोनों का एक्स आई और वाई जे का रिजल्टेंट एक आपका हो जाएगा। मान लिया इसको हमने आर लिख दिया, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो आप आर कितना लिखेंगे, आर लिखेंगे एक्स आई प्लस आपका। अब ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर ही रिजल्ट। इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बीच का एंगल कितना है 90। अब आर वेक्टर आप कितना लिखेंगे, आर बराबर आर प्लस जेड, यानी आर बराबर आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आर का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। अगर जनरल आपका वेक्टर है तो जनरल वेक्टर को आप म्यूचुअली थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आप किस तरह से रिजल्व कीजिएगा। कोई अगर मान लीजिए कि आपका जनरल वेक्टर है और किसी जनरल वेक्टर को म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आपको रिजल्व करना है, पर म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजल्व करना है, आप कैसे कीजिएगा। इसको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजल्व करना है। ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपको एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द रीडर। पैरेललोपाइप हम फॉर्म करते हैं, उसी तरह से अभी आपको बताया गया था, और पैरेललोपाइप फॉर्म करके इसके कंपोनेंट को हम लोग लिखते हैं। एक कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्स आई एक्स है, और एक कहलाएगा एजेड के, और एक कहलाएगा आपको ए वाई, एक कहलाएगा आपको ए वाई आई ए वाई, और एक कहलाएगा आपका एक्स। इसका इक्वल वेक्टर यहाँ से ले सकते हैं, कोई वेक्टर हमने आर दे, ए वाई जे के इक्वल है ए वाई, और ये आपको एक्स आई के इक्वल है एक्स। एजेड के है एजेड के इक्वल। आर को आप कितना लिखेंगे, एक्स है, आप आर को लिखेंगे आपका एक्स आई प्लस ए वाई। इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल इट इज इक्वल टू 90 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर।
अब ए वेक्टर को आप कितना लिख सकते हैं? ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर प्लस ए जेड। आर वेक्टर को आप कितना लिखेंगे? आर वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इसको ले लीजिए। ए कहना ए बराबर आर प्लस ए वाई जे, आर का मैं, हाँ ठीक है। ए बराबर आपका एक्स आई प्लस कितना हो गया? ए वाई जे प्लस आपको ए प्लस ए जे। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। रूट ओवर आपका कितना आएगा? आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए वाई स्क्वायर प्लस आपका ए जेड स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। अगर सपोज कीजिए ये वेक्टर जो है आपका वाई एक्सिस से मान लिया कि बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है और एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। वाई कंपोनेंट क्या लिखेंगे? इक्वल टू ए कॉस और जेड कंपोनेंट आप कितना लिखेंगे? ए कॉस। तो किसी वेक्टर को हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इस तरह से रिजल्व करते हैं, इस तरह से हम लोग लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो वेक्टर जितना ही बड़ा रहता है, जो वेक्टर आपको जितना ही बड़ा होगा रिजल्टेंट उससे उतना ही छोटा एंगल बनाता है। जो वेक्टर जितना ही छोटा होता है रिजल्टेंट उससे उतना ही बड़ा एंगल बनाता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश बड़े अवयव से, परिणामी सदिश बड़े सदिश से या बड़े अवयव से छोटा एवं छोटे अवयव से छोटे अवयव से बड़ा कोण बनाता है, बड़ा कोण बनाता है। रिजल्टेंट वेक्टर makes resultant vector makes a small angle, makes a small angle with bigger component, and greater angle with a smaller component, with a smaller component. कोई वेक्टर, कोई अगर वेक्टर है तो वह
आपका बड़े वेक्टर से या बड़े कंपोनेंट से छोटा एंगल बनाता है और छोटे कंपोनेंट से आपका बड़ा एंगल बनाता है। वो आपको कैसे क्लियर होगा, देखिए फिगर से आपको क्लियर होगा। हम पैरेललोग्राम लॉ पर चलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर आपको आ रहा है या कोई वेक्टर आपका ये है, ये कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है। जैसे इसका एक कंपोनेंट आपका है, मान लीजिए कि ये कंपोनेंट आपका एक्स कंपोनेंट है या जो भी है। जैसे दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया कि इसको हमने सी लिख दिया, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर है। पैरेललोग्राम अगर बनाना है, ये वेक्टर आपको भी है, भी बड़ा वेक्टर है और ये वेक्टर आपका है। अब देखिए बी ग्रेटर देन है, बी वेक्टर जो है ये वेक्टर से मान लिया कि ये अल्फा है, मान लिया कि ये अल्फा है और ये बीटा है। बी ग्रेटर देन है, अल्फा इज ग्रेटर देन। इस वेक्टर बी का कहना मैग्नीट्यूड जो है ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो यह वेक्टर आपका छोटे वेक्टर से ज़्यादा एंगल बना रहा है, बड़े वेक्टर से छोटा कोण बना रहा है। बी वेक्टर बड़ा है उससे छोटा एंगल बनाएगा, ए वेक्टर छोटा है उससे बड़ा एंगल। तो कहा जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर बड़े वेक्टर से छोटा कोण बनाता है और छोटे वेक्टर से बड़ा कोण बनाता है, बड़ा एंगल फॉर्म करता है, बड़ा एंगल का फॉर्मेशन करता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कोई अगर वेक्टर आपको दिया गया है उसका 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता है, नो प्रोजेक्शन एट ऑल। नोट देखिए, नोट नो कंपोनेंट, नो प्रोजेक्शन, नो प्रोजेक्शन, इसी को कंपोनेंट कहा जाता है। नो कंपोनेंट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल और वेक्टर किसी सदिश का, किसी सदिश का 90 डिग्री पर अवयव नहीं हो, अवयव नहीं हो। दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल दो सदिशों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। पहले हम लोग करते हैं डॉट और स्केलर, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब टू वेक्टर, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का, दो सदिशों का बिंदु या अदिश, बिंदु या अदिश, बिंदु या अदिश, बिंदु या अदिश।
डॉट और स्केलर प्रोडक्ट है। रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है? रूल लिखा जाता है, रुक जाओ, रोल द डॉट प्रोडक्ट, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is a scalar quantity, which is equal to the product of the product, equal to the product of the product of their magnitudes and cosine of the angle between them, and cosine of the angle between them. लिखा जाता है दो सदिशों का बिंदु या आदेश गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु या डॉट माने बिंदु, स्केलर आदेश रहना, आदेश गुणनफल क्यों इसको कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आदेश राशि होती है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दो सदिशों का बिंदु या आदेश गुणनफल, एक अदिश राशि होती है, जो एक अदिश राशि होती है जो दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल तथा दोनों के बीच के कोण के दोनों के बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है।
जैसे कहने का मीनिंग आपको क्या है, मैं नहीं कहता। यदि ए तथा वे दो सदिशों एवं उनके बीच का कोण थीटा हो तो ए डॉट बी बराबर ए बी cos if A and B are two vectors and theta is the angle between them. Then A dot B is equal to AB cos theta. इसी को आप लिख सकते हैं वेक्टर A का मॉड वेक्टर B का मॉड और cos वेक्टर A का मॉड वेक्टर B का मॉड और cos। तो दो वेक्टर के बीच एक डॉट देकर के मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, जैसे थोड़ा फिगर देखिए, कोई वेक्टर आपका ये है, कोई वेक्टर आपको ये भी है, यहाँ से नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिए, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। कितना लिखिएगा भी cos थीटा, यहाँ से इस पर आप प्रोजेक्शन लीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ए कितना लिखिएगा, ए लिखिएगा आपका ए cos। हमने क्या लिया था आपको, हमने लिया था ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा बराबर ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए इंटू बी cos थीटा। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी का अवयव, बी का है ना, बी का अवयव। इसी को आप लिख सकते हैं बी और ए cos थीटा। ये क्या है, वेक्टर ए का अवयव, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट। ये क्या आपका है, कंपोनेंट ऑफ। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी का कंपोनेंट है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ए का कंपोनेंट है। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
एक वेक्टर के कंपोनेंट और दूसरे के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं? तो लिखा जाता है so the scalar product is equal to is also equal to the product of the product of the magnitude of a vector, magnitude of a vector and component of the other vector. Component of the other. अतः दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश के परिमाण एवं दूसरे के अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।